हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो और चैप्टर है सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर की लेखिका एक भारतीय लेडी है जिसका नाम अनीस जंग है। वह इस लेख में हमें दो विभिन्न समुदायों के जीवन की एक झलक दिखाती है, जिसमें पहली जो कहानी है वो एक गरीब कबाड़ बीनने वाले लोगों की है जो बांग्लादेश से आए हैं और दिल्ली के बाहरी क्षेत्र सीमापुरी में बस गए हैं। और दूसरी कहानी उन गरीब चूड़ी बनाने वाले लोगों की है जो फिरोजाबाद नगर में पीढ़ियों से रहते आए हैं और चूड़ी बनाने का काम करते हैं। लेखिका साहिब आलम नाम के एक लड़के को रोज़ अपने पड़ोस में देखती है। वह लड़का कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्कों या अन्य चीज़ों की तलाश करता रहता है। साहिब बहुत समय पहले अपने ढाका के घर को छोड़ दे आया था। उसका घर हरे भरे खेतों के मध्य में स्थित था, परंतु वहाँ तूफान बहुत आते थे। उन लोगों के घर तथा खेत पानी में बह जाया करते थे, इसलिए उन्होंने भोजन की खोज में अपना देश छोड़ दिया और दिल्ली जैसे बड़े नगर में आ गए। साहब को कूड़े के ढेर की जांच करते हुए देखकर लेखिका उससे पूछती है, तुम ऐसा किस लिए करते हो? मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, साहिब कहता है और नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेता है। स्कूल जाया करो, लेखिका दयापूर्ण ढंग से कहती है। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब मेरे पड़ोस में स्कूल बन जाएगा तो मैं वहाँ जाया करूँगा, साहिब आलम उत्तर देता है। यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आया करोगे? आधे हास्य भाव से लेखिका कहती है। हाँ, मुस्कान बिखेरते हुए साहिब कहता है। कुछ दिनों के बाद साहिब लेखिका को मिलता है और दौड़कर उसके पास आता है। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? वह लेखिका कहती है, एक स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। वह यह सोचकर लज्जित महसूस करती है कि उसने ऐसा वायदा कर दिया था जिसका कोई अर्थ नहीं था। उसे जान लेने के कुछ महीनों के बाद लेखिका उससे उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम बताता है, साहिब आलम। वह नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है। इस नाम का अर्थ होता है संसार का स्वामी। इस बात का ज्ञान न होते हुए भी कि उसके नाम का क्या अर्थ है, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता फिरता है। वे सभी नंगे पांव वाले लड़के हैं जो प्रातः पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। कुछ महीने बीतने के साथ लेखिका उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग जाती है। इन कबाड़ बीनने वाले लोगों के विषय में ज़्यादा जानने के लिए लेखिका सीमापुरी जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है। वे लोग जो वहाँ रहते हैं 1971 में बांग्लादेश से आए हुए आप्रवासी हैं। साहिब का परिवार भी इन्हीं में से एक है। सीमापुरी उस समय एक वीराना हुआ करता था, किंतु अब यह 10,000 कबाड़ बीनने वालों का घर है। वे मिट्टी के बने घरों में रहते हैं जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हैं। उनके पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है और ना ही वहाँ पर गंदे पानी के बहने के लिए नालियों की व्यवस्था है। वे बिना किसी पहचान के बावजूद 30 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम वोटर सूचियों में आ गए हैं। राशन कार्ड उन्हें अनाज खरीदने के काबिल भी बना देते हैं। भोजन एक पहचान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेखिका स्त्रियों के एक समूह को
फटी पुरानी साड़ियाँ पहने देखती है। वह उनसे पूछती है कि उन्होंने हरे भरे खेतों तथा नदियों वाले अपने सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। स्त्रियां कहती हैं, यदि हम अपने परिवारों को भोजन खिला सकें और पेट में बिना दर्द लिए सो सकें तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों में जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपने तंबू वहीं लगा लेते हैं और उनमें रहना शुरू कर देते हैं। बच्चे उन्हीं तंबू में बड़े होते हैं और आजीविका कमाने के भागीदार बन जाते हैं तथा सीमापुरी में आजीविका कमाने का अर्थ है कूड़ा बीनने का काम। कूड़ा करकट उनके लिए सोने के समान है। यह उनकी रोज़ की रोटी है। यह उन्हें उनके सिरों पर एक छत देता है, चाहे वह टपकने वाली छत ही क्यों ना हो। परंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज़्यादा है। मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, साहेब कहता है, और उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब किसी बच्चे को कूड़े के ढेर से एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, वह खोज करना बंद नहीं करता, क्योंकि कुछ और मिल जाने की आशा उसके मन में बनी रहती है। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उससे भिन्न होता है जो उनके माता पिता के लिए होता है। इन बच्चों के लिए यह आश्चर्यों से भरा एक देश होता है, जबकि बड़ों के लिए यह जीवित रहने का एक साधन होता है। सर्दी के मौसम की एक प्रातः को लेखिका साहिब को एक क्लब के गेट के पास खड़ी देखती है। वह ध्यान से सफ़ेद वस्त्रों में सजे उन 2 युवकों को देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे। मुझे यह खेल पसंद है, वह कहता है। मैं तभी अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं देख रहा होता है। गेट कीपर मुझे झूले का इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है। साहेब भी टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। यह जूते किसी ने उसे दिए थे। यह किसी अमीर लड़के द्वारा त्यागे गए जूते हैं। उनमें से एक जूते में एक छेद हो गया था, परंतु इससे साहेब को कोई परेशानी नहीं होती। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चल रहा हो, सुराख वाले जूते भी एक सच हुए सपने के समान होते हैं। किंतु वह खेल जिसे वह ध्यान से देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर हैं। एक दिन सुबह के समय लेखिका देखती है कि साहेब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। मुझे 800 रुपये और सभी समय का भोजन मिलता है, वह कहता है। लेखिका देखती है कि साहेब का चेहरा पहले वाला चिंता रहित भाव खो बैठा है। वह स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है जो वह अपने कंधे पर उठाए रखता था। वह बैग उसका अपना हुआ करता था और यह कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब अब खुद अपना मालिक नहीं रह गया है। दूसरी कहानी एक चूड़ी का काम करने वाले समुदाय की है। लेखिका फिरोजाबाद में मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती है। मुकेश चूड़ियाँ बनाने वालों के एक परिवार से संबंध रखता है, परंतु वह स्वयं ही अपना मालिक बनना चाहता है। वह कहता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा। उसका यह स्वप्न फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में एक मृग तृष्णा प्रतीत होता है। यह नगर अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। यह भारत के सीसा ढालने का उद्योग का केंद्र है। यहाँ रहने वाले परिवारों की कई पीढ़ियाँ भट्टियों, शीशे के जोड़ लगाने तथा चूड़ियाँ बनाने के काम में लगी रही हैं। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। लगभग 20,000 बच्चे शीशे की भट्टियों में काम करते हैं। उनके माता पिता नहीं जानते कि बच्चों के लिए ऊंचे तापमान में तथा अंधेरी कोठरियों में, जहां हवा तथा प्रकाश का अभाव होता है, काम करना गैर कानूनी है। बच्चे सारा दिन इन गर्म भट्टियों में काम करते रहते हैं और अक्सर वे अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश प्रसन्नता सहित लेखिका को अपने उस घर में ले चलने की पेशकश करता है
जिसे वह गर्व से कहता है फिर से बनाया जा रहा है। वे उन बदबू देने वाली गलियों में से गुजरते हैं जो कूड़े करकट से भरी हुई हैं। वे उन घरों के पास से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूट फूट रही हैं, जिनके हिलते हुए दरवाजे हैं और जहां कोई खिड़कियां नहीं हैं। उनमें मानव तथा पशु के परिवार साथ साथ रहते हैं। मुकेश इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे पर रुकता है और धक्का देकर इसे खोलता है। यह एक आधी बनी झोपड़ी है। इसके एक हिस्से में लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है। एक कमज़ोर सी युवा स्त्री पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। जब मुकेश का पिता अंदर आता है तो वह अपने घूंघट को चेहरे के और नज़दीक ले आती है। वह एक वृद्ध चूड़िया बनाने वाला है। लंबे वर्षों के कड़े परिश्रम के बावजूद वह बूढ़ा आदमी अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा। वह केवल इतना ही करने में समर्थ रहा कि उन्हें चूड़िया बनाने की कला सिखा दी। वह स्वयं चूड़ियों को पॉलिश करते समय उड़ने वाली धूल के कारण अंधा हो चुका है। यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, मुकेश की दादी कहती है। चूड़िया बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने अपने सारे जीवन में चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आती हैं। अंधेरी झोपड़ियों में लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिताओं के साथ बैठे होते हैं। तेल से जलने वाले दीपकों की लो में वे रंगीन शीशे के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों के गोले बनाते रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे की ज़्यादा अभ्यस्त हो चुकी हैं। इस प्रकार वे युवा होने से पहले ही अपने आंखों की चमक खो बैठते हैं। एक अन्य झोपड़ी में लेखिका सविता नाम की एक लड़की को देखती है। वह एक फीकी गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए है। एक बुजुर्ग स्त्री उसकी बगल में बैठी है। वे शीशों के टुकड़ों को टाँके लगा रही होती हैं। सविता के हाथ किसी मशीन की चिमटियों की तरह यंत्रवत चल रहे हैं। इस समय वह मुश्किल से ही जानती है कि वे चूड़ियाँ जो वह बना रही है एक भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। उसकी बगल में बैठी हुई वृद्धा स्त्री कई वर्ष पहले सुहागिन बनी थी और आज भी उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं, किंतु उसकी आँखों में कोई भी चमक नहीं है। उसकी आवाज़ में से मानो सारी खुशियाँ निकाल ली गई हैं। वह कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट भोजन का स्वाद नहीं लिया है। उसका पति एक बूढ़ा आदमी है। वह कहता है, मैं चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, किंतु उसे यह कहते हुए सांत्वना महसूस होती है कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना लिया है। उसके सिर पर कम से कम एक छत तो है। लेखिका एक पीड़ा की भावना के साथ कहती है कि गरीबी की चीख फिरोजाबाद के हर घर में गूंजती है। समय के साथ लगभग कोई परिवर्तन नहीं आया है। वर्षों की कड़ी मेहनत ने उनके सभी उद्यम को और स्वप्न लेने की योग्यता को समाप्त कर दिया है। लेखिका उनसे पूछती है कि वे स्वयं को सहकारी समिति में क्यों नहीं संगठित कर लेते। उसके उत्तर में वे कहते हैं कि पुलिस उनके सारे प्रयत्नों को कुचल देती है, उन्हें पीटा जाता है और गैर कानूनी काम करने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। वे साहूकारों, दलालों, पुलिस वालों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के कुचक्र में फंस चुके हैं। उन गरीब चूड़ी बनाने वालों ने अपने भाग्य को एक स्वाभाविक चीज़ मानते हुए स्वीकार कर लिया है। कोई भी अन्य चीज़ करने का अर्थ होगा दुस्साहस। लेखिका प्रसन्न है कि मुकेश ने इस कुचक्र से निकलने का साहस कर लिया है। उसने एक मोटर मैकेनिक बनने का फैसला कर लिया है। वह कहता है कि वह एक गैराज में जाएगा और काम सीखेगा। यद्यपि गैराज उसके घर से बहुत दूर है, वह कहता है कि वह अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए उस पूरी दूरी को पैदल तय किया करेगा। इसलिए ये आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको इसकी समरी हिंदी में प्रस्तुत की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।